हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 16 जुलाई 2024 और हम रेगुलर की तरह आज बात करने वाले हैं टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है आगामी आप किसी भी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेगमेंट को। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो विश्व युवा कौशल दिवस है यह कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 11 जुलाई, बी ऑप्शन है 14 जुलाई, सी ऑप्शन है 15 जुलाई और डी ऑप्शन है 16 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यानी कि 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। आगे अगर हम बात करें तो जो विश्व युवा कौशल दिवस है यह हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है और इसके मनाने का जो उद्देश्य है वह है युवाओं को रोजगार, काम और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना। यानी कि जो भी युवा हैं, जो भी युवा पीढ़ी है, तो उनको रोजगार के अवसर मिल सकें, उनको अधिक से अधिक काम मिले और उनकी जो उद्यमिता है यानी कि वो जो श्रम करते हैं उसके लिए आवश्यक कौशल उनको प्रदान किया जा सके। तो इस दिवस मनाने का यह एक उद्देश्य इसका होता है। बात करें इस वर्ष की थीम क्या है, यानी कि 2024 की थीम क्या है, तो वर्ष 2024 की जो थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो थीम होती है यह हर दिवस की जो थीमें होती हैं इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो विश्व युवा कौशल दिवस की जो 2024 की थीम है यह शांति और विकास के लिए युवा कौशल है। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अपना आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो प्रवासियों के लिए, प्रवासियों का मतलब आप सभी लोग समझते हैं जो माइग्रेट्स होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं वहाँ पर रहते हैं तो उनको प्रवासी कहा जाता है। तो प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? मतलब उनकी सुविधाजनक कह सकते हैं, किफ़ायती का मतलब उनके लिए जो प्रवासी हैं उनके लिए सबसे सुविधाजनक देश कौन सा रहा और कौन सा देश जो है इसमें इस सूची में टॉप पर बना हुआ है? तो ए ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी ऑप्शन है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो वियतनाम है यह प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वियतनाम क्रोन्ड मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री फॉर एक्सपेक्ट्स इन 2024 स्टडी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में वियतनाम शीर्ष पर है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर है, यानी कि टॉप 10 में भारत ने जगह बनाई हुई है और टॉप 10 में यह 6th पोजीशन पर है, यानी कि 6ठे स्थान पर है। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशंस द्वारा ये संस्था है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो हाल ही में किए गए एक अध्ययन में वियतनाम को 53 गंतव्य देशों में प्रथम स्थान दिया गया है, यानी कि 53 देशों की जो लिस्ट जारी की गई उसमें जो वियतनाम है इसको प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। सेकंड पर अगर बात करें तो सेकंड पर कोलंबिया है और थर्ड पर इंडोनेशिया है, यानी कि फर्स्ट पर वियतनाम, सेकंड पर कोलंबिया और थर्ड पर इस लिस्ट में इंडोनेशिया है और भारत जो है वह 6ठे स्थान पर है, 6th पोजीशन पर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहां शुरू हुआ? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और इसका जो पहला चरण है वो कंप्लीट हो गया है और इसका दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है? तो ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बिहार राज्य है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और इसके दूसरे चरण का जो कार्य है वह शुरू हो गया है। आगे अगर हम बढ़ें तो आप यहाँ पर आर्टिकल में भी देख सकते हैं, सेकेंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन बिगिंस ऑन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार, यानी कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है जो बिहार में बन रहा है इसका सेकंड फेज यानी कि इसका द्वितीय चरण शुरू हो गया है।
आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, यानी कि बिहार में अगर पूछा जाए कहां पर, तो पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण यानी कि जो सेकंड फेज है वह स्टार्ट हो गया है। इस मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो 3.76 लाख वर्ग फीट के क्षेत्रफल में ये जो फैला है मंदिर, यह 3 मंजिला मंदिर का जो निर्माण है यह जून 2023 में शुरू हुआ था और 2025 में इसके पूरे होने की आशा है, यानी कि लगभग ऐसा माना जाता है कि यह 2025 में पूरा हो जाएगा। और इसको कितने फेज में या कितने चरणों में कंप्लीट किया जाएगा, तो इसको 3 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में इसको कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें से पहला चरण कंप्लीट हो गया है और दूसरे चरण का जो कार्य है वह शुरू हो गया है। तो इस प्रकार यह 3 चरणों में इसको कंप्लीट किया जाएगा। आगे बात करें तो जो विराट रामायण मंदिर है इसके परिसर में कुल 22 मंदिर होंगे, यानी कि इसका जो परिसर होगा पूरा उसमें कुल 22 मंदिर होंगे। और विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाला जो शिवलिंग है, यानी कि जो शिवलिंग की स्थापना की जाएगी जो रामायण मंदिर में, वो विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा। यानी यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो इसी रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। यह 33 फीट ऊंचा एवं 33 फीट गोलाकार होगा, यानी कि इसकी ऊंचाई भी जो होगी वह 33 फीट होगी और 33 फीट की इसकी जो गोलाई है यानी कि जो गोलाकार होगा यह भी 33 फीट का ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के बारे में। यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? यानी कि जो केंद्र सरकार है इसने किस दिन को जो संविधान हत्या दिवस है इसको घोषित किया गया है, यानी कि कौन से दिन को जो संविधान हत्या दिवस है वह आयोजित किया जाएगा या मनाया जाएगा? तो ए ऑप्शन है 25 जनवरी, बी ऑप्शन है 25 जून, सी ऑप्शन है 25 अगस्त और डी ऑप्शन है 25 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का जो आदेश है वह केंद्र सरकार ने इसको घोषित कर दिया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप भारत का राजपथ भी देख सकते हैं और सेंट्रल डिक्लेयर्स जून 25 एज संविधान हत्या दिवस, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने आदेश दिया हुआ है कि जून 2024 को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। आगे बात करें तो केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। बात करें तो 25 जून को ऐसा फैसला क्यों लिया गया, तो 25 जून 1975 को आपातकाल की जो घोषणा की, तो आपातकाल की घोषणा के समय जो प्रधानमंत्री थे, वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी वह उस समय प्रधानमंत्री थी। तो इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला जो केंद्र सरकार है उसने लिया हुआ है, क्योंकि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल की घोषणा के समय उस समय का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो ये भी बहुत ही फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी फैक्ट के रूप में काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे प्रश्न की हम बात करें तो हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च की हुई है? यानी कि आप लोग जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के द्वारा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं इसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, इसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग नामक एक वो लॉन्च किया गया है। तो ए ऑप्शन है यस बैंक, बी ऑप्शन है आरबीआई बैंक, सी ऑप्शन है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और डी ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया हुआ है। आगे यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो साइबर फ्रॉड है, यानी कि जो साइबर फ्रॉड बढ़ता है, साइबर फ्रॉड का मतलब क्या होता है, जो ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है, ऑनलाइन जो धोखाधड़ी होती है उसको साइबर फ्रॉड के नाम से जानते हैं। तो इनकी जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं इनको देखते हुए जो पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी बैंक है इसने क्या किया हुआ, सेफ्टी रिंग
रिंग सिक्योरिटी फीचर पेश किया हुआ है और यह क्या करेगा, यह जो भी इंटरनेट बैंकिंग होगी, जो इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, उन सब पर यह कड़ी नज़र रखेगा और ऑनलाइन जो लेन देन है उसको ये सिक्योर करेगा। अगर सेफ्टी रिंग की बात की जाए तो यह ग्राहकों को टर्म डिपॉजिट यानी कि जो टीडी होती है, टर्म डिपॉजिट, इसके लिए दैनिक लेन देन सीमा निर्धारित करने की अनुमति देती है। यानी कि सेफ्टी रिंग करेगा क्या, जो ग्राहक होते हैं जो टीडी के लिए दैनिक लेन देन करते हैं, इनकी एक सीमा निर्धारित कर दी जाएगी कि आप दैनिक मतलब दिन भर में आप इतना ही लेन देन कर पाएंगे। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर उनके लिए जो यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उत्तर प्रदेश में एक आम महोत्सव मनाया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आम महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव मनाया गया और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, बी ऑप्शन है अखिलेश यादव, सी ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ और डी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आर्टिकल में। और बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है और यह जो आम का उद्घाटन हुआ है यह अवध शिल्प ग्राम में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। कितने दिवसीय है? यह 3 दिवसीय है और कहाँ पर हुआ है? अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है। आगे बात करें तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथों फ्लैग ऑफ कर जापान को 15 टन आम भेजा गया है। यानी कि जापान को उत्तर प्रदेश के द्वारा 15 टन आम भेजा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस देश को 15 टन आमों की सप्लाई की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा सप्लाई की गई है और जापान देश को भेजा गया है आम 15 टन। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? यानी कि अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 आयोजित होने वाला है और इसके लिए किस कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में एक साझेदारी की हुई है? तो ए ऑप्शन है बाटा, बी ऑप्शन है प्यूमा, सी ऑप्शन है नाइक और डी ऑप्शन है ट्रेंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्यूमा कंपनी है, प्यूमा आप सभी लोग इस कंपनी के बारे में जानते भी होंगे, परिचित भी होंगे इस कंपनी से। तो जो प्यूमा कंपनी है इसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की हुई है। आगे हम बात करते हैं साझेदारी क्यों की हुई है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, प्यूमा पार्टनर्स विथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर पेरिस ओलंपिक 2024। यानी कि जो प्यूमा है इसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की हुई है और इसके अंतर्गत होगा क्या कि ये क्या करेंगे और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनेंगे। यानी कि जो भी भारतीय दल जो जाएगा पेरिस ओलंपिक के लिए, जो प्लेयर्स जाएंगे उनके लिए ये फुटवियर जो होंगे वो ये अपनी कंपनी से प्रोवाइड करवाएंगे और जो भी कुछ इनके कॉस्ट्यूम्स होंगे वो भी प्यूमा जो कंपनी है इसके द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, जो भी कंपनी अगर स्पॉन्सर करती है या फिर जो भी कंपनी जो होती है वो किसी भी ओलंपिक संघ से या किसी भी प्लेइंग जो टीम होती है उसके साथ में अगर वो जुड़ती है, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो या ओलंपिक से रिलेटेड हो, तो उसके साथ में होता क्या है, वो एक तो अपना प्रचार प्रसार तो करती ही करती है, उसके साथ साथ वह अपना जो ब्रांड प्रमोशन है वो करती है और प्लस वो जो खिलाड़ी होते हैं वहां पर उस ब्रांड के जो चाहे वो जूते हों, उस ब्रांड के ग्लव्स हों या फिर कुछ भी जो भी खेल के दौरान यूज किया जाता है पहनने में, वो उस कंपनी का ही वो लोग इस्तेमाल करती हैं। तो प्यूमा ने जो ये साझेदारी की हुई है भारतीय ओलंपिक संघ के साथ, तो इसमें क्या होगा, जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड जो प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, प्यूमा के ही फुटवियर पार्टनर बनेंगे। यानी कि प्यूमा के जो फुटवियर होंगे उनका वो यूज करेंगे। आगे बात करते हैं तो इसके दौरान जो प्यूमा है इसने एक कैंपेन भी लॉन्च किया। तो प्यूमा ने सी द गेम लाइक वी डू नामक एक कैंपेन भी लॉन्च किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आज की जो प्रश्न है, इनके प्रश्न के साथ साथ इनके जो एक्सप्लेनेशन बन रही है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सप्लेनेशन को भी आप नोट करते चलिए, एक पेन ले लीजिए, एक रफ ले लीजिए, और जो भी एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप उनको नोट भी करते चलिए। तो प्यूमा ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया हुआ है, सी द गेम लाइक वी डू, इस नाम से इसने कैंपेन भी चलाया हुआ है। अब बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगर बात करें प्यूमा के संस्थापक, तो जो रूडोल्फ डेसलर हैं ये प्यूमा के संस्थापक हैं। प्यूमा के मालिक की बात की जाए तो आर्टेमिस एस.ए. कैरिंग ये जो है प्यूमा के मालिक हैं। प्यूमा का जो मुख्यालय है ये हार्जो जेनो रॉच जो है जर्मनी में, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और प्यूमा का अगर मूल संगठन की बात की जाए तो आर्टेमिस एस.ए. इसका मूल संगठन है। और प्यूमा की जो स्थापना हुई थी यह 1948 में हार्जो जेनो रॉच जर्मनी में ही इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि जो प्यूमा है ये मूल रूप से जर्मनी की कंपनी है। और संस्थापक ज़्यादा पूछे जाते हैं तो रूडोल्फ डेसलर जो हैं वह इसके संस्थापक हैं। हेडक्वार्टर हार्जो जेनो रॉच जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि जो बागवानी होती है, बागवानी जो फसलें होती हैं उनके लिए जो प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार है 2024, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको चुना गया है? तो ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है त्रिपुरा और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नागालैंड राज्य है यह बागवानी के लिए सर्वश्रेष्ठ या प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार इसने प्राप्त किया हुआ है और सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा इसे प्रदान किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल में देखते हैं तो नागालैंड क्रोन्ड बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024, यानी कि जो नागालैंड है, बात करें तो जो नागालैंड राज्य है यह बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में यह चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रमों और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। यानी कि इस पुरस्कार क्यों दिया जाता है, उद्देश्य क्या होता है? तो यह जो पुरस्कार है, जो भी राज्य होते हैं उनमें जो बागवानी फसलें होती हैं उनके विकास के लिए और उन बागवानी फसलों के लिए जो नवीन कार्यक्रम और जो नीतियां शुरू की जाती हैं उनमें अगर कोई किसी भी प्रकार का उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसके लिए यह प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार दिया जाता है। आगे अगर हम बढ़ें तो जो नागालैंड है इसकी राजधानी होती है कोहिमा। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नेफ्यूरियो हैं। नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो है ला गणेशन। और यहाँ का नागालैंड का जो पक्षी होता है, राष्ट्रीय पक्षी, वह ब्लित्स ट्रैगोपैन जो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी होता है नागालैंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जीके, खासकर यूपीपी की और एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह बिल्कुल ही महत्वपूर्ण ही है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हाल ही में भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? एक तो यहाँ पर ये बन जाएगा कि जो माउंट किनाबालू है ये जो पर्वत चोटी है ये है कहाँ पर, और दूसरा तो ये क्वेश्चन है ही है कि जो भारतीय युवा पर्वतारोही हैं नीतीश सिंह, इन्होंने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया हुआ है? तो ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है मलेशिया, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलेशिया में स्थित है माउंट किनाबालू ये पर्वत है। और इसी पर्वत को नीतीश सिंह जो कि भारतीय युवा पर्वतारोही हैं, इन्होंने इसको चढ़ करके इसको फतेह किया हुआ है और इस पर अपना तिरंगा फहराया हुआ है। आप यहाँ पर आर्टिकल में देख भी सकते हैं नीतीश सिंह हैं और इन्होंने ही क्या किया है, गोरखपुर के रहने वाले हैं यानी कि यूपी के रहने वाले हैं और यूपी स्पेशल के लिए यह क्वेश्चन फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज दो जो क्वेश्चन है वो यूपी स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोरखपुर के जो अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही हैं नीतीश सिंह, इन्होंने मलेशिया देश की सबसे जो ऊंची चोटी माउंट किनाबालू है जिसकी ऊंचाई 4095 मीटर है, इसको फतेह कर लिया है। यानी कि इस पे इन्होंने चढ़ाई पूरी कर ली है और वहां पर जाकर के इन्होंने अपना तिरंगा फहराया हुआ है। नीतीश ने साल 2018 में माउंट एवरेस्ट पर 17,598 फीट बेस कैंप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने
पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की है। यानी कि आप सभी लोग आए दिन देखते ही हैं, जो अग्निवीर योजना है ये आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के चर्चा में रहती है। तो इस बार जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, इन्होंने पूर्व जो अग्निवीर हैं, यानी कि जो अग्निवीर से रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की है। यानी कितने प्रतिशत जो आरक्षण है उनको दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन है 30%, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन है 10% और डी ऑप्शन है 25%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पूर्व अग्निवीर हैं इनको अब 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि अब 10% आरक्षण के साथ साथ ये किसी भी चाहे वो CISF हो, CRPF हो या BSF हो, इनमें इनको 10% का आरक्षण मिलेगा और इनको फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा। यानी कि ये जो पूर्व अग्निवीर हैं, यानी कि होता क्या है, जो पूर्व अग्निवीर हैं, जो अग्निवीर से रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो अग्निवीर से रिटायर हो चुके हैं, ये अगर CISF, CRPF या BSF में अगर जाना चाहते हैं तो इनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा और फिजिकल टेस्ट भी इनको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि इनको अब 10% का आरक्षण दिया जा रहा है पूर्व अग्निवीरों को। अगर अग्निवीर योजना की बात करें तो इस योजना की जो शुरुआत है वह 14 जून 2022 को अग्निपथ या अग्निवीर योजना की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? 14 जून 2022 को। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आगामी कोई भी परीक्षा हो, चाहे UPP की हो या SSC CGL की परीक्षा हो, अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो पर बने रहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।